guys, welcome to Synopsis IAS. I am Nivedita Datta. I have cleared UPSC Mains in 2019. ये है हमारा Prelims 2.0 का Environment Series जिसमें हम आ गए लेक्चर नंबर 9 क्लाइमेट चेंज पे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी हाई आउटपुट क्योंकि क्लाइमेट चेंज में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन एंड कोरल ब्रीचिंग, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे. अलॉन्ग विद दैट हम ये भी पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट है ऑन एग्रीकल्चर, ऑन हेल्थ, ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, एंड वील ऑल्सो अंडरस्टैंड द मिटिगेशन मेथड्स कि कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट thing that we are going to discuss in this is, let's see क्या क्या discuss करेंगे. We'll understand what is global warming, then we'll study about ocean acidification, then we'll understand ozone depletion क्या है, and then finally we'll understand some of the impacts and mitigation strategy of climate change. So let's start with global warming. So global warming में हम पढ़ेंगे greenhouse effect क्या होता है, global warming potential क्या है, क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है और रिसीडिंग ग्लेशियर्स का क्या प्रॉब्लम है और क्या इम्पैक्ट है. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द टर्म ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल एक क्लाइमेट होता है जो कि होता है विंड्स और प्रेशर सिस्टम की वजह से, जो आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. दैट बिकॉज सन की रेज अर्थ पे पड़ती है, सो देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी टेक फ्रॉम सन. कुछ है जो कि एब्जॉर्ब होता है और कुछ होता है रिफ्लेक्टेड बैक. तो जो हम एब्जॉर्ब करते हैं सन की लाइट, उसी के थ्रू हमारे पूरे न्यूट्रिएंट साइकिल चलते हैं, फूड वेव्स चलती हैं. सो दिस क्लाइमेट दैट वी हैव ऑन द ग्लोबल लेवल, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न. एंड ग्लोबल वार्मिंग है कि स्लो इंक्रीज हो रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर में. अगर ये टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज होगा तो जो ये ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है जिसने अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल किया है, वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है. तो ग्लोबल वार्मिंग इन सिंपल टर्म्स है कि स्लो इंक्रीज हो रहा है जो अर्थ की एवरेज एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर है उसमें. ओके, एंड ये क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है एंड देयर आर सर्टेन एटमॉस्फेरिक elements, gases over here. We have carbon dioxide, water vapors, and we have sun over here. sun की rays पड़ती है अर्थ पे. some of the energy is reflected और यहाँ पे एक हीट बजट होता है, एक बैलेंस होता है, कितनी एनर्जी अर्थ पे आती है और कितनी रिफ्लेक्ट होती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है. जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एक टेम्परेचर बना देगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में. अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये अगर जो रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ के सरफेस से उसको बाहर ना जाने दे एंड उसको ट्रैप कर ले. इफ़ दीज गैसेस ट्रैप द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, देन व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप्ड एनर्जी एंड दैट इज़ वाई द टेम्परेचर विल इंक्रीज. तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं, रिफ्लेक्टेड हीट वेव्स को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. So which are these gases? We have carbon dioxide, methane, nitrous oxide. Okay, remember this, nitrous oxide is a greenhouse gas. Then we have water vapors. Water vapors is the biggest overall contributor of the greenhouse effect क्योंकि काफ़ी ज़्यादा water vapors जो है absorb कर लेती है sun की radiations को. And then finally we have chlorofluorocarbons. So what is important to remember is that oxides of nitrogen with general formula NOx, ये जो हैं ये कूलिंग एजेंट्स होते हैं. अगर आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछे या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पूछे तो ये ग्लोबल वार्मिंग एजेंट नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग है नाइट्रस ऑक्साइड. तो कहीं पे भी नाइट्रोजन लिखा होगा तो दैट इज़ नॉट अ ग्लोबल वार्मिंग एजेंट. व्हाट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग गैस? सो नाइट्रस ऑक्साइड होगा अ ग्रीन हाउस गैस. ये लोग क्या करते हैं, दे ट्रैप दी आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड इसकी वजह से जो है अर्थ एक ग्रीन हाउस बन जाता है एंड दैट इज़ वाई द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी दैट व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तो हम कंपेयर करते हैं हर ग्रीन हाउस गैस को विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक टाइम पीरियड के लिए. टाइम पीरियड हमने लिया है 100 ईयर्स में. तो 100 ईयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड कितना अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करेगी उसको हम कंपेयर करते हैं बाय 100 ईयर्स में कोई और गैस कितना
absorb करेगी. So this comparison between carbon dioxide and other greenhouse gases is called global warming potential. अगर global warming potential CO2 से ज़्यादा होगा, that means 100 years में जो ये गैस absorb करेगी heat is going to be more than जो CO2 absorb करती है. CO2 को हमने as a standard लिया है. तो सबसे ज़्यादा जो है that is sulfur hexafluoride 23,900. एंड देन वी कैन सी के काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स है ओवर हियर हैव अ लॉट ऑफ global warming potential much more than carbon dioxide. So we have tetrafluoromethane, hexafluoroethane, octafluoropropane. So all of these gases have global warming potential more than carbon dioxide. और यहाँ पे over here it's written कि कितने टाइम तक ये एटमॉस्फेयर में रहेंगे. जितना ज़्यादा टाइम तक ये रहेंगे उतना ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनका होगा. तो यू कैन सी दैट टेट्राफ्लोरोमीथेन हैज़ द हाइएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम विथ 50,000 years. Okay, so this is what is global warming potential. So important point to remember is sulfur hexafluoride has the highest global warming potential and atmospheric lifetime highest है tetrafluoromethane का. Okay, so this fluorine is the culprit, major culprit. So you can see all of these have fluorine in them, right? And then we have carbon dioxide. So let's come to next topic, वो जो है radiative forcing और climate forcing. तो ये क्या है? तो आपको ऑलरेडी मैंने हीट बजट बताया था कि जो अर्थ के सरफेस पे हीट आ रही है, एक ऑलरेडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है सर्टेन अमाउंट इज ऑब्जर्व्ड एंड सर्टेन अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड. सो ए इज ऑब्जर्व्ड एंड बी अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड. एंड जो टेम्परेचर है आप मान लीजिए कि C डिग्री सेंटीग्रेड पे हम मेंटेन कर रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है ये C डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीजिंग, इट इज़ बिकमिंग C प्लस समथिंग. एंड वाई इज़ इट हैपनिंग? बिकॉज जो ये एब्जॉर्ब करने का है वो A प्लस समथिंग हो जा रहा है. इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, रिफ्लेक्शन कम हो रहा है एंड जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. द टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है दैट विल चेंज. Okay, climate change will happen and this change in climate because of the change in insolation is called climate forcing. And climate forcing की वजह से काफ़ी ज़्यादा changes आते हैं around the world. जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि विंड पैटर्न्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मानसून्स भी विंड की डायरेक्शन की वजह से आते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेशर सिस्टम दैट वी हैव, क्लाइमेट दैट वी हैव. Okay, so this is the difference between insolation of absorbed and radiated जो एनर्जी है सन का, उसका डिफरेंस है ये. अर्थ रेडिएटिव इक्विलिब्रियम यानी कि एक इक्विलिब्रियम था पहले कि इतना एब्जॉर्ब होगा, इतना रिफ्लेक्ट होगा एंड इतना टेम्परेचर रहेगा. वो जो है वो राइज या फॉल हो तो उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट फोर्सिंग्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएटिव फोर्सिंग और क्लाइमेट फोर्सिंग. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट टॉपिक. So next we have receding glaciers. So what is happening in receding glaciers? ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. So what happens is कि हम बहुत ज़्यादा जब fossil fuel को combust करते हैं तो this increases the concentration of greenhouse gases in our atmosphere. Then there are a lot of human activities also which is also increasing greenhouse gases. So finally what happens is हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. यहाँ तक हम समझ गए. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? क्लाइमेट फोर्सिंग होता है. क्लाइमेट फोर्सिंग की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आने लगते हैं. मॉनसून टाइम पे नहीं आते हैं. विंटर वी कैन सी आर वेरी सिवियर, समर्स आर मोर सिवियर. Because of these climate forcings there is a climate change, and because of this climate change what happens is that melting of glaciers take place because earth ka temperature is increasing which causes to the melting of these glaciers. And when these glaciers will melt what will happen? जो हमारी rivers हैं उनका source क्या है? These glaciers are the source of our rivers. So when these glaciers melt what happens is that the volume of water in this river increases, and when the volume of water in rivers increases what will happen? यही rivers बाद में sea में जाके अपना पानी मिलाते हैं. So the sea का water level will also increase. So this will lead to rise in the level of water in the sea and will also cause flooding. So this is the effect of melting of glaciers.
और जब फ्लडिंग होगा या सी लेवल का राइज होगा तब क्या होगा, देयर विल बी सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग कोस्टल लैंड्स। जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी अंदर की तरफ आने लगेगा एंड दे विल स्टार्ट टू सबमर्ज and this will lead to large scale destruction of ecosystem as well as extinction of species on the earth's surface. So these are the devastating impact of receding glaciers. In the recent exam in mains we had this question, what is cryosphere and what is the impact of global change on cryosphere. तो cryosphere क्या है, जो frozen earth है, earth का वो part जहाँ पे ice है, that cryosphere is getting affected because of climate change, because of global warming. So this is the concept of receding glaciers. So let's move forward and we have completed global warming. Now next हम आएंगे ocean acidification पे. So let's try to understand what is ocean acidification. तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है, नाम से आपको लगेगा कि एसिडिक हो रहा है ओशन, बट एक्चुअल में हमारे जो ओशंस हैं अभी बेसिक हैं. ओके, वी हैव अ पीएच स्केल जिसमें हमें पता चलता है कि क्या पीएच है, क्या बेसिक है एक मीडियम या एसिडिक है. तो जो न्यूट्रल होता है वो होता है 7. अगर 7 से ज़्यादा होगा तो इट इज़ बेसिक एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 7 देन इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक. ओके, बट जो हमारे ओशंस है दे आर ऑलरेडी बेसिक एंड ये बोला जाता है कि अगर वो बेसिक से न्यूट्रल हो गया तो वी विल लूज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ओशन स्पीशीज़ दैट वी हैव, मोर देन हाफ इन फैक्ट. सो अभी ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब है कि जो बेसिक हमारा ओशन है दैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स न्यूट्रल पीएच. इट डज़ नॉट मीन कि वो एसिडिक बन रहा है, ये इसका मतलब होता है कि ये न्यूट्रल की तरफ आ रहा है फ्रॉम बेसिक. ओके, एंड ये क्यों होता है, तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है डिक्रीज इन पीएच है अर्थ के ओशंस में. एंड क्यों होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसको जब हमारे ओशंस जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि जो CO2 है एटमॉस्फेयर का, जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है ओशन वाटर में तो जो है हमारा यहाँ पे ओशन का जो पीएच है वो डिक्रीज होने लगता है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स न्यूट्रल. ओके, एंड हाउ डज दिस हैपन, देखिए यहाँ पे सी वाटर इज स्लाइटली बेसिक, मतलब कि उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है. ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स पीएच न्यूट्रल कंडीशंस रादर देन एसिडिक. एसिडिक नहीं हो रहा है, न्यूट्रल की तरफ कम होता जा रहा है पीएच. अब कैसे होता है ये एसिडिफिकेशन, तो जो डिज़ोल्व CO2 है यहाँ पे, जो हमने एटमॉस्फेयर से डिज़ोल्व कर लिया है, यहाँ पे CO2 आएगा एंड देयर विल बी अ रिएक्शन इन द ओशन वाटर. क्या रिएक्शन होता है, तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा एंड देन हाइड्रोकार्बोनेट आयन विल बी फॉर्म्ड एंड वी हैव H+ आयन्स. एंड आपने पढ़ा होगा दैट जो H+ आयन्स है यही कॉज करते हैं एसिडिटी. जितना ज़्यादा आपका H+ आयन होगा उतनी ज़्यादा ओशन में एसिडिटी होगी. तो बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ दीज H+ आयन्स व्हाट हैपन्स इज, जो कार्बोनेट है वाटर में वो डिक्रीज होता जाता है एंड H+ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी ओशन में बढ़ती जाती है. और ये कार्बोनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओशंस का, क्योंकि जो ओशन की लाइफ है, शेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो हमारे कोरल रीफ्स हैं, उन सब के लिए कार्बोनेट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. कार्बोनेट अगर कम होगा तो फिर जो उनके शेल्स हैं वो जो है डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे और जो कोरल रीफ्स है वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा मरीन स्पीशीज़ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एसिडिटी. ओके, सो दिस इज़ हाउ ओशन एसिडिफिकेशन अकर्स. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि क्या इम्पैक्ट है. और भी फैक्टर्स हैं जो कि ओशन एसिडिफिकेशन कराते हैं अपार्ट फ्रॉम CO2. सो एसिड रेन भी जब होता है, एसिड रेन इज़ व्हेन हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा, इफ़ यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव सल्फर डाइऑक्साइड, यू हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये सारे जो गैसेज हैं जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो सब एसिड बनाते हैं. तो ये एसिड जाता है हमारे वाटर बॉडीज़ में, सो दैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन. इसकी वजह से भी जो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एंड H+ आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है इन वाटर. एंड नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड दैट इज़ वाई वी कैन सी के यूट्रोफिकेशन भी एक कॉज है ओशन एसिडिफिकेशन का. तो देखते हैं आगे अब कि क्या इम्पैक्ट है.
तो इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन, सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके शेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो ये जो शेल्स हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं एसिडिक कंडीशंस में, यानी कि अगर हमारे जो ओशंस हैं उनका पीएच कम होता जाएगा तो ये शेल्ड ऑर्गेनिज्म सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो शेल्स नहीं बना पाएंगे इन एब्सेंस ऑफ कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इम्पैक्ट ऑन द रीफ। कोरल ब्लीचिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। सो यू कैन गेट एन एमसीक्यू जिसमें आपसे पूछें कि कोरल ब्लीचिंग का रीज़न क्या है, उसमें ऑप्शन में आपको दे देंगे ओशन एसिडिफिकेशन, दे विल गिव यू एसिड रेन एंड यू माइट नॉट बी एबल टू रिलेट कि एसिड रेन से कोरल ब्लीचिंग कैसे हो रही है, तो ऐसे हो रही है। दिस इज़ वाई यू शुड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू सॉल्व प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो हियर वी आर स्टडिंग कि जो कोरल ब्लीचिंग है वो क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही पीएच ड्रॉप होगा तो कोरल्स जो है अपने एल्गी को एक्सपेल कर देंगे। तो ये हम ऑलरेडी सिम्बायोसिस में पढ़ चुके हैं कि कोरल्स अपने एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। अगर पीएच कम होगा तो ये एल्गी को एक्सपेल कर देंगे और इसकी वजह से जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टूट जाएगा, जिसकी वजह से कोरल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से वो मर जाएंगे एंड एट द सेम टाइम एल्गी के एक्सपेल करने की वजह से उनका कलर भी चला जाएगा, विच इज़ नोन एज कोरल ब्लीचिंग। So this is how we relate ocean acidification, acid rain to coral bleaching. Next we have impact on the ocean ecosystem। तो क्या होगा जब acidification हो जाएगा अगर oceans का, तो जो body fluids है हमारे marine organisms में, fishes में, उनका क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो ख़राब होगा और काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है इन ऑर्गेनिजम्स को, एंड दैट इज़ वाई वी कैन सी दैट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ हो जाएगा। एंड फाइनली व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इंडस्ट्रीज़। सो कमर्शियल फिशिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी बिकॉज ऑफ एसिडिफिकेशन, एंड ऑल्सो जो ओशन की सर्विसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल ओशंस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मिनरल्स, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। अराउंड 400 to 800 million people are dependent on oceans and all of their livelihood will be at stake because of ocean acidification. Okay, so we have completed ocean acidification. Let's move to next. So we've done global warming, ocean acidification. अब आएंगे ओजोन डिप्लीशन पे. So what is ozone depletion? So we have in our stratosphere, okay, what is stratosphere? जो हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, we have troposphere, stratosphere, mesosphere, exosphere. So troposphere सबसे क्लोज टू अर्थ है एंड उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर. सो स्ट्रेटोस्फेयर के जो लोअर रीजन्स है स्ट्रेटोस्फेयर के, वहाँ पे हमें ओजोन मिलता है विच इज़ O3. एंड दिस ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन मिलता है वो स्मॉग में होता है एंड दिस इज़ नॉट हेल्पफुल. ट्रोपोस्फेरिक जो हमारा ओजोन है दैट हैज़ हार्मफुल इम्पैक्ट, टॉक्सिक होता है वो फॉर ह्यूमंस एंड वेजिटेशन. ओके, एंड 10% जो है एटमॉस्फेरिक ओजोन होता है इन ट्रोपोस्फेयर, बट जो 90% ओजोन है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है एंड इट एक्ट्स हैज़ अ वेरी बेनिफिशरी रोल. एंड व्हाट इज़ द बेनिफिशरी रोल? तो जो सन से हार्मफुल यूवी रेज आती हैं, स्पेशली यूवी बी रेडिएशंस आर द मोस्ट हार्मफुल. तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो इस यूवी रेज को हमारी जो ओजोन लेयर है वो ट्रैप कर देती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं आने देती है, बिकॉज ऑफ विच वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी हार्मफुल रेडिएशंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ओजोन लेयर, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स दैट वी आर रिलीजिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, स्प्रिंग टाइम पे एंटार्क्टिक रीजन में हर साल हम देखते हैं कि ओजोन होल हो जाता है. तो ओजोन होल से आप ये इमेजिन मत करिए कि एक होल हो गया है. व्हाट इट मीन्स इज़ दैट एंटार्क्टिक में जो ओजोन लेयर है पूरा हमारे अर्थ को कवर करता है वो काफ़ी थिन है अराउंड द एंटार्क्टिक, एंड उससे थोड़ा ज़्यादा थिक है आर्कटिक में, बट आर्कटिक में भी बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में थोड़ा और थिन है. सो दिस थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज़ कॉल्ड ओजोन होल. Okay, and why is this happening? So that is our concern. So why is this happening? See, ozone layer is preventing UV lights from passing through Earth's atmosphere.
और ये जो है ऐसा वेवलेंथ होता है यूवी लाइट्स का कि ये हमारे स्किन कैंसर, सनबर्न या परमानेंट ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट भी करा सकता है. सो दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब मेन कॉज क्या है ओजोन डिप्लीशन का? तो इट इज़ रेफ्रिजरेंट्स में जो यूज़ होते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन वी हैव सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स एंड फोम ब्लोइंग एजेंट्स, जो कि यूजुअली ये क्लोरोफ्लोरो एंड हाइड्रोफ्लोरो जो कंपाउंड्स हैं ये यूज़ होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में. तो ये मेन कॉज है ओजोन डिप्लीशन का. और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स थे ओजोन लेयर को डिप्लीट होता हुआ देख के, इसलिए जो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, was signed in 1987, which banned the use of CFCs, halons and other ozone depleting chemicals, and this has been very successful. And in 2019 recent reports, NASA has reported that ozone hole was the smallest ever since it was discovered in 1982. क्योंकि हमने काफ़ी लिमिट कर दिया है ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स को, इसलिए जो है ओजोन होल को हम काफ़ी ज़्यादा हम इसको रिकवर कर पाए हैं. एंड अभी इस साल इट हैज़ बीन द स्मॉलेस्ट. सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़. बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो एलिमेंट्स है ये कैसे हमारे ओजोन पे होल क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं. सो लेट्स सी. सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना है वो ये है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, दीज आर द वंस दैट लीड टू ozone depletion. So very simple, what happens is that there are certain hydrofluorocarbons or CFCs. ठीक है. So CFCs क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. So you can imagine that chlorine, fluorine and carbon is there in a molecule. What happens is जब UV rays इस पे पड़ती है तो this chlorine becomes free chlorine, radical बन जाता है. Free chlorine reacts with the ozone and it breaks ozone into oxygen molecule, and this is a chain reaction. ये जो है ClO बनाता है and then this keeps on, this is still free, so ये keeps on breaking the ozone, और इसकी वजह से जो है ओजोन जो लेयर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लीशन हो जाता है ओजोन का. तो अब क्या रिलेशन है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का? क्यों हम देखते हैं कि एंटार्क्टिक रीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उसको समझते हैं हम. तो जो हमारा एंटार्क्टिक है, स्ट्रेटोस्फेयर है एंटार्क्टिक का, दैट इज़ मच कोल्डर, काफ़ी ज़्यादा कूल एटमॉस्फेयर है वहाँ का. अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ना हो तो क्या होगा? तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको अभी बताया दैट इज़ वेरी स्लो एंड एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है क्लोरीन का विच इज़ ClONO2. दिस इज स्टेबल, ये और फर्दर रिएक्शंस नहीं करता है और ब्रेक डाउन नहीं करेगा ऑफ ओजोन. ओके, सो ये काफ़ी स्लो रिएक्शन है. बट यू कंपेयर दिस रिएक्शन टू व्हेन इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या है? तो जो हमारा अर्थ का विंड सिस्टम है वो ये हमने CFC सारे एमिट किए, और ये सारे जो CFCs है वो विंड की वजह से अराउंड दी अर्थ जो है फैल गया है. बट जो एंटार्क्टिक रीजन है, बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ अराउंड -78 डिग्री सेंटीग्रेड, कूलेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे क्या होता है? क्लाउड्स बन जाते हैं विच आर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, एंड ये एक बेस बना देते हैं ताकि ये CFCs यहाँ पे आराम से रह सके एंड बार बार इनका रिएक्शन होता रहे. एक रेजोवॉयर बना देते हैं ये ऑफ दीज एलिमेंट्स. इस क्लाउड के एब्सेंस में जो है जो ये रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो होता है. एंड इन द एंटार्क्टिक रीजन, बिकॉज ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाते हैं विंटर्स के टाइम पे, तो जो है यहाँ पे रेजोवॉयर बन जाता है क्लोरीन का, फ्लोरीन का. और ये जो रिएक्शन है जो आप पहले देख रहे थे कि एक ही बार में स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड नहीं बन पाता है. You have chlorine reacting again and again with ozone and ozone keeps getting depleted and बार बार जो है डिप्लीशन की वजह से वहाँ पे होल हो जाता है. सिमिलर क्लाउड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दी आर्कटिक रीजन, बट आर्कटिक रीजन का जो टेम्परेचर है दैट इज़ नॉट एज लो एज एंटार्क्टिक, इसलिए जो आर्कटिक का होल है दैट इज़ नॉट एज बिग एज एंटार्क्टिक के एरिया का होल. So this is the reason why there is a connection between polar stratospheric clouds and ozone depletion, and we see ozone hole in the Antarctic region. Okay, I hope this is clear. So let's move forward with the next topic. So we have done ozone depletion. Finally we come to the impact of climate change. जो हमने इतने सारे पढ़े, जो climate change हो रहा है तो उसका क्या impact है. सो लेट्स सी द वेरियस हेड्स जिसमें आप पढ़ेंगे. तो इम्पैक्ट में अगर आप अभी सोचेंगे तो यू कैन रिमेंबर कि ग्लेशियर्स
रिसीड हो रहे हैं, उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो सकता है, बट यू डू नॉट हैव अ फॉर्म्ड आंसर फॉर दिस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में 4-5 ऑप्शंस ऐसे ही दिए जाते हैं जिसमें आपको बताएंगे व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड दे विल गिव यू ऑप्शन जो आपको सारे ही सही लगेंगे या कुछ बिल्कुल आप रिलेट नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या क्या इम्पैक्ट्स है क्लाइमेट चेंज के. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स ऑल्सो. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले जो इम्पैक्ट है वो है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून, इट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन मानसून. जो हमारे फील्ड्स हैं, मोर देन 60% ऑफ आर लैंड इज़ रेन फेड. ओके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मानसून डिपेंडेंट है. और ये जो मानसून है ये चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. इट इज़ नॉट रेगुलर, एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है हर साल. एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट कर देता है क्लाइमेट चेंज. एंड बहुत जब रेन्स होते हैं तो कुछ एरियाज़ में बहुत हैवी रेन्स होते हैं, दैट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स. एंड जब नहीं होता है तो देर इज़ ड्रॉट लाइक सिचुएशन, एंड दैट इज़ वाई इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. Next we have water stress and water insecurity. So again because of climate change, जहाँ पे बहुत ज़्यादा climate अगर warm है तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा water stress हो रहा है. lack of monsoon की वजह से, see how does water come into this earth surface. So we have the hydrological cycle. तो जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से एवोपरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, वहाँ से फिर बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, एंड देन इट कम्स बैक टू दी अर्थ सर्फेस. बट इफ़ प्रेसिपिटेशन इज़ ओनली नॉट रेगुलर, अगर ये इवेपोरेशन जो है वही प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ एरियाज़ में नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? हाउ आर वी गोइंग टू गेट बैक द वाटर? सो देर इज़ वाटर स्ट्रेस एंड वाटर इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. देन वी हैव राइज इन सी लेवल, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में अभी रिसीडिंग ग्लेशियर्स में पढ़ा था कि कैसे सी लेवल राइज होगा. सी लेवल राइज की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ है वो सबमर्ज हो जाएंगे, जो हमारी फिशिंग इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी. Next we have ecosystem and biodiversity loss. So what happens to ecosystem because of this extreme climatic weathers? जो हमारी biodiversity है that cannot sustain such extreme इफेक्ट्स. तो हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर पे कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है. जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच होगी. बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हाट इज़ हैपनिंग, हमने काफ़ी ज़्यादा अभी अमेजोन पे, देन ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि कैसे बुश फायर्स हो रहे हैं. सो दीज फायर्स आर अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ओके, बिकॉज आवर इकोसिस्टम कैन नॉट सस्टेन सच रेंज ऑफ क्लाइमेट. सो दैट इज़ वाई वी कैन सी कि इकोसिस्टम लॉस हो रहा है जो हम देख ही रहे हैं, एंड देन बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो जाता है. जैसे ही उनका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा, तो वील हैव बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट चेंज, जो है वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. दिस हैज़ बीन शोन इन वेरियस रिपोर्ट्स बाय WHO ऑल्सो एंड लैंडसेट ऑल्सो. दे ब्रिंग आउट अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स रिलेटेड टू हेल्थ. तो डायरेक्ट रिलेशन है क्लाइमेट चेंज और हेल्थ का. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो पैथोजेंस हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, उनका जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है. सो डिजीज़ेस जो हैं वो ईजिली स्प्रेड हो सकते हैं, क्योंकि डिजीज़ कॉजिंग जो पैथोजेंस हैं उनकी एक्टिविटी विल इंक्रीज. So we have seen that with climate change, the impact of malaria has increased in lot of areas, and we have seen a lot of outbreaks. For example, the recent coronavirus outbreak is also because that we do not have sustainable resources and sustainable ways of dealing with our climate change. Okay, and next we have that it enhances inequalities, because ये सारा जो है agriculture नहीं है, food insecurity है, water stress है, जो कोस्टल एरियाज़ है सबमर्ज हो रहे हैं, इकोसिस्टम जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हेल्थ का इफेक्ट है वो इक्वली नहीं लोगों पे इफेक्ट करता है. आप देखेंगे कि जो इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे अगर वो सबमर्ज होंगे तो इज़ इट अफेक्टिंग USA और द एरियाज़ विच आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ these climate changing agents? It is because of these developed countries, but they are not the ones who are going to be suffering the most. सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेंगे? जो डेवलपिंग एरियाज़ या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
वहाँ पे जो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, जो एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. एंड दैट इज़ वाई क्लाइमेट चेंज ऑल्सो ऑन अ सोसाइटल लेवल enhances inequality. So these are the impact of climate change, and वेरी इंपॉर्टेंट था ये स्लाइड सो दैट यू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंसिवली कि क्या क्या किस किस लेवल पे क्लाइमेट चेंज हमें इफेक्ट करता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं. सो सबसे पहले है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. सो दिस यू मस्ट हैव स्टडीड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आजकल ये पॉपुलर है. कैसे करते हैं हम ये? तो जो ओशन वाटर है, इट इज़ एन एग्जाम्पल दैट जो ओशन वाटर है, अगर हम वहाँ पे CO2 ट्रैप कर दें एटमॉस्फेयर से, बिकॉज ओशंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दे कैन एब्जॉर्ब CO2. अगर हम वहाँ पे उनको लॉक कर दें CO2 को, तो एटमॉस्फेयर में CO2 कम हो जाएगा, एंड अगर एटमॉस्फेयर में कम होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा. बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? दैट CO2 इन ओशंस लीड टू व्हाट? इट लीड्स टू ओशन एसिडिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव जियोलॉजिकल. सो जियोलॉजिक जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है. तो ये क्या है? तो जो हमारे अर्थ का सरफेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्स हैं, एंड वहाँ पे हम जो है CO2 को स्टोर कर सकते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल सिंक्वेस्ट्रेशन. एंड दिस इज़ अ फील्ड इन विच रिसर्चर्स आर वर्किंग अ लॉट सो दैट एटमॉस्फेयर से जो है आप अर्थ के पोर्स में CO2 को स्टोर कर दें. एंड फाइनली वी हैव टेरेस्ट्रियल सिंक्वेस्ट्रेशन, विच मीन्स दैट वी हैव सर्टन ट्रीज, certain kind of biodiversities which can absorb CO2, so we can form such ecosystems जहाँ पे maximum जो है कार्बन को हम ट्रैप कर सके inside our terrestrial ecosystems. Okay, next point is carbon sink. तो कार्बन सिंक क्या होता है? We have to understand green carbon and blue carbon for that. दो टाइप्स ऑफ कार्बन्स होते हैं, एक तो ब्लैक होता है एंड एक ब्राउन होता है. दीज टू आर हार्मफुल कार्बन्स. ओके, दे लीड टू ग्रीन हाउस गैसेज एंड दे लीड टू पोल्यूशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट. बट जो दो अच्छे हैं वो है ग्रीन कार्बन. व्हाट इज ग्रीन कार्बन? सो ग्रीन कार्बन इज जो फोटोसिंथेसिस की वजह से, प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? दे टेक इन CO2 एंड दे रिलीज O2. सो दिस CO2 दैट द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग, दैट इज कॉल्ड ग्रीन कार्बन. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोर होता है प्लांट्स में एंड सॉइल्स में और इकोसिस्टम्स में, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रीन कार्बन. तो दिस मीन्स दैट जितना ज़्यादा हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, अपने ग्रीन बेल्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा वो CO2 अब्जॉर्ब करेंगे एंड ये ग्रीन कार्बन को फॉर्म करेंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्लू कार्बन. सो ब्लू कार्बन रेफर्स टू जो कोस्टल और एक्वेटिक मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी कार्बन सिंक्स होते हैं, और वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो ओशन की वेजिटेशन है, दैट इज ऑल्सो टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड on, and this carbon dioxide which marine organisms are taking and which is getting deposited in the form of sediments, that is called blue carbon. तो ये हमारे दो सिंक है, ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन, और इन सिंक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहें और हम मिटिगेट कर सकें ग्रीन हाउस गैसेस को. नेक्स्ट वी हैव कार्बन क्रेडिट. सो व्हाट इज़ कार्बन क्रेडिट? बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन ऑफसेटिंग. बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में. क्या डिफरेंस है? तो कार्बन क्रेडिट होता है, सपोज इंडिया में हमने इतना टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया, CO2 टन्स. ओके, तो अगर हम एक कार्बन क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट निकालेंगे, वी हैव कार्बन क्रेडिट दैट यू कैन रिलीज दिस मच अमाउंट ऑफ CO2. तो ये कार्बन क्रेडिट जो है हम वर्ल्ड में इसको सेल कर सकते हैं, एंड इफ़ वी सेल दिस, some country will buy this carbon credit and we will be able to release this much tons of CO2. इसका ही ऑपोजिट होता है कार्बन ऑफसेटिंग. कार्बन ऑफसेटिंग होता है कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कंजर्व किया है, आपने ग्रीन मेजर्स यूज़ किए हैं, सपोज इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल यू हैव यूज्ड हाइड्रो एनर्जी और यू हैव यूज सोलर एनर्जी, जिसकी वजह से आपने कुछ टन्स ऑफ CO2 को सेव किया है. तो आप ये सेव्ड जो चीज़ है उसको सेल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कार्बन ऑफसेटिंग. तो कार्बन क्रेडिट से क्या होता है? CO2 का लेवल इंक्रीज़ होता है. CO2 के इंक्रीज़ पे अगर हम रिलीज़ कर रहे हैं तो हम कार्बन क्रेडिट बेचेंगे. बट कार्बन ऑफसेट क्या होता है? अगर आप CO2 को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर आप कार्बन ऑफसेटिंग को सेल कर सकते हैं. सो कार्बन ऑफसेटिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में मात्रा को कम कर रहे हैं, एंड उसका ऑपोजिट होता है कार्बन क्रेडिट. एंड बोथ आर इकोनॉमिक वेज
टू इंश्योर कि एक इंसेंटिव मिले कंट्रीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ को कम करने का. सो लेट्स स्टडी कार्बन क्रेडिट. क्या होता है? ट्रेडेबल सर्टिफिकेट होता है जो कि परमिट करता है एक कंट्री को टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. व्हाट डज दिस मीन? तो हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस पोटेंशियल. ओके, सो उसमें हमने क्या देखा था कि CO2 का 1 है. तो CO2 इक्विवेलेंट यानी कि CO2 के 1 टन में जितना ग्रीन हाउस पोटेंशियल है उतना ही किसी और गैस का जितना होगा वो कैलकुलेट करके हम CO2 इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं एंड CO2 के टन्स में ये बिकता है. तो आप जितना ज़्यादा रिलीज़ करेंगे CO2 उतना आपको कार्बन क्रेडिट जो है सेल करना पड़ेगा. देन वी हैव कार्बन ऑफसेटिंग. ऑफसेटिंग क्या होता है? ये क्रेडिट फॉर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस है. तो अगर आप बाय करते हैं 1 टन ऑफ कार्बन ऑफसेट मीन्स दैट 1 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है एटमॉस्फेयर में. सो दैट इज़ कॉल्ड ऑफसेटिंग. नेक्स्ट वी हैव कार्बन टैक्स विच यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट. तो ये टैक्स है उन इंडस्ट्रीज़ पे जो बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करते हैं, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है. ये टैक्स इसलिए लगता है ताकि द इंडस्ट्रीज फील इंसेंटिवाइज टू यूज़ ग्रीनर गैसेज. सो दिस टैक्स इज़ ऑन कार्बन विच कंटेन फ्यूल सच एज कोल्स. एंड एम क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसके यूज़ को हम कम करें और एक इंसेंटिव मिलता है कि हम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे जो है हमारा इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एंड प्रॉफिट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं. एंड फाइनली वी हैव जियो इंजीनियरिंग. तो ये अभी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम साइंटिफिकली ट्राई करेंगे कि एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को ही हम चेंज कर दें सो दैट ये गैसेस हमें ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर सके. क्या कर सकते हो उसमें? सो वी कैन प्लेस मिरर्स ऑन द स्पेस. देन इससे क्या होगा कि रिफ्लेक्ट ही हो जाएगा. सो देयर विल बी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकॉज दीज मिरर्स विल ओनली रिफ्लेक्ट जितना हम सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं. देन वी हैव वाइट वॉशिंग बिल्डिंग रूफ्स टू रिफ्लेक्ट सनलाइट सो दैट जो एल्बीडो है, एल्बीडो वी हैड डिस्कस्ड क्या होता है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था. एल्बीडो मीन्स वाइट. इट मीन्स कि कितना रिफ्लेक्शन कर सकती है एक सर्फेस. जितना ज़्यादा एल्बीडो है मतलब उस सर्फेस का उतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी है. सो हम अगर बिल्डिंग्स को ऐसे वाइट वॉश कर दें कि बहुत ज़्यादा वो सन्स रेज को रिफ्लेक्ट कर सके, सो दैट इज़ ऑल्सो जियो इंजीनियरिंग. देन वी ऑल्सो हैव अनदर मेथड जिसमें हम आयरन अगर इंट्रोड्यूस कर दें ओशंस में तो वहाँ पे ऐसे एल्गीज आ जाते हैं जो कि गल्प करते हैं कार्बन को. इफ़ यू फीड आयरन तो आयरन से क्या होता है, एल्गी का जो है ग्रोथ इंक्रीज होता है एंड ये जो एल्गी हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. सो दीज आर आर्टिफिशियल वेज इन विच वी कैन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड दीज मेजर्स आर कॉल्ड जियो इंजीनियरिंग मेजर्स. बट इन मेजर्स का अभी तक हमने देखा नहीं है कि क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा एंड दैट इज़ वाई एट प्रेजेंट these are all theoretical concepts. So that is all in climate change. We have comprehensively covered the entire topic and you're ready to answer any prelims questions in this. Okay, thank you. Let's meet in the next lecture.